हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू श्री जी फिजिक्स प्रेप। यहाँ पर आपकी प्रेप होगी सबसे बेस्ट। तो यहाँ पर बेटा मैं आज लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लाइन बाय लाइन। हम उसके साथ क्वेश्चंस भी करेंगे जो हर एक लाइन से बनेंगे, और आपकी प्रिपरेशन के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ, वो भी हम करेंगे। उनसे हम अपना कंसेप्ट डीप आउट करेंगे, कंसेप्ट को और थोड़ा पॉलिश करेंगे। तो जो बच्चे मुझे नहीं जानते बच्चों, मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है अनमोल कुमार। मैं श्रीजी फिजिक्स प्रेप पर आपका फिजिक्स का एजुकेटर हूं। तो यहाँ पर आज बच्चों हम 5.5 मतलब न्यूटन के सेकंड लॉ तक कवर करेंगे। बाकी का जो पोर्शन होगा वो वीडियो की नेक्स्ट श्रेणी के अंदर हम कवर करते रहेंगे। तो इसके साथ और भी बहुत सारे पार्ट्स निकलने वाले हैं, उसके अंदर कवर अप होता रहेगा। मैं आपको कुछ यहाँ पर चीज़ें बता देता हूँ जो कि एक प्री रिक्वेसाइट है इस कोर्स को करने के लिए। देखो, डिस्कशन मैं करूंगा, अंडरलाइन मैं करवा दूंगा, इंपॉर्टेंट बातें मैं बता दूंगा, आपको बस एक कॉपी बनाकर रखनी है। यहाँ क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, है ना। तो उन क्वेश्चनों को मेरे करने से पहले आपको करना है, ये एक चीज आपको मेंटेन रखनी है। मैं करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन, पॉज करो वीडियो, उसको खुद करो एंड देन आगे बढ़ो। मैं जानता हूँ आप लोग कहीं ना कहीं पढ़ ही रहे होंगे, ज्यादातर तो ये होता है कि भाई अब हम कहीं पढ़ रहे हैं, हमें प्रॉब्लम आई, हमने यूट्यूब देख लिया थोड़ा सा, है ना, वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई एंड देन एंड देयर हम आगे मूव कर जाते हैं। उसमें तो आपको एक हेल्प मिलेगी ही मिलेगी यहाँ पर। लेकिन जो बच्चे यहाँ पर नए जुड़े हुए हैं, या फिर जिन्हें अपने इंस्टीट्यूट के अंदर बिल्कुल ही समझ नहीं आया, बहुत कम समझ आ रहा है, तो इसे बिल्कुल एज अ कोर्स लेकर चलो, क्योंकि ये एक फंडामेंटल कोर्स है जिसके अंदर तुम्हारे सारे कंसेप्ट क्लियर आउट हो जाएंगे, तुम्हारे सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे और तुम्हारे खुद के मॉड्यूल के क्वेश्चन तुमसे बनने शुरू भी हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? करने का तरीका यही है, मैं कुछ पढ़ाऊंगा, फिर यहाँ कुछ क्वेश्चंस होंगे, हम उन्हें टैकल करेंगे। मेरे क्वेश्चन को टैकल करने से पहले आप क्वेश्चन को टैकल कर देना। जब आपको डिफिकल्टी फील हो तो वीडियो को वापस रिज्यूम कर देना एंड देन अपनी प्रिपरेशन करते रहना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखो, सबसे पहली बात है कि हमारे पास है एरिस्टोटल पॉलिसी। इसके अंदर मैंने आपका पहले ही यहाँ पर लगा रखा है कि एरिस्टोटल ने ये बोला था कि भाई अगर हमारे पास कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स किसी एक बॉडी पर लग रही है तो ही वो बॉडी मूव कर पाएगी, अदरवाइज वो बॉडी मूव नहीं करेगी। मतलब एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है इन ऑर्डर टू मूव अ बॉडी, वरना नहीं बॉडी मूव हो सकती। तो उससे पूछा गया कि भाई एक बात बता, फिर जब तीर कमान से तीर छूटता है तो तीर पर तो कोई फोर्स लग नहीं रही, अब वो कैसे आगे की तरफ मूव कर रहा है? उस पर तो एक ही बार फोर्स लगी है, जब उसे हमने फेंका, पत्थर फेंका हमने, एक ही बार फोर्स लगी, बार बार तो फोर्स लग नहीं रही है, तो वो कंटिन्यूस मोशन में कैसे है? तो यहाँ पर गैलीलियो बेसिक बातों को नहीं बता पाया था। मतलब लोग उससे इनर्शिया के विषय में पूछ रहे थे और वो बता ही नहीं पाया उस चीज के बारे में, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था। आगे जाके इनर्शिया के बारे में क्या है कंसेप्ट आया। इनर्शिया का कंसेप्ट क्या था? इनर्शिया का बेसिक मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस टू द चेंज। तो यहाँ पर हमारे पास, जैसे तुम लोग जानते हो कि भाई सुबह तुम सो रहे हो, मम्मी के जूते चप्पलों से ही तुम उठोगे? ऐसा तो है नहीं ना कि भैया सुबह हो गई हम आराम से उठे एकदम से, यस अब भैया चलो स्कूल चल लेते हैं या फिर इंस्टीट्यूट चले जाते हैं, है ना। सो रहे हो आराम से, मस्त नींद आ रही है, मम्मी आई, मम्मी बोलती है कि भैया उठ जा, है ना, नहीं उठोगे मोटी चमड़ी है। क्या होता है फिर? मम्मी एक चप्पल निकाल कर एक मारती है, तुम एकदम से उठ जाते हो, हाँ या ना। तो अब मेन चीज ये आ रही है, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ किस चीज की? मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तुम्हारे आलस की। वो आलस है जो तुम्हें उठने से मना कर रहा है, वो आलस है जो वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है कि तुम ना उठो, अपनी जगह पर लेटे रहो। मानते नहीं मानते? गेम खेल रहे हो, कुछ भी गेम खेल रहे हो, तुम पबजी खेल रहे हो, बीजीएमआई खेल रहे हो, जो भी तुम्हारा जो भी गेम होता है तुम वो खेल रहे हो, ठीक है। अब फिर आता है ना कि भैया कल तो टेस्ट है, पढ़ना पड़ेगा, हाँ या ना। नहीं पढ़ रहे, मन में एक फीलिंग आ रही है यार क्या ही पढ़ना अभी, यार खेलने में मजा आ रहा है, पहले खेल ले रहा हूँ थोड़ा सा। तो ये जो मन की जो फीलिंग है, यही तो वो रेजिस्टेंस है। और यही, इसी रेजिस्टेंस को हमने क्या नाम दिया? इनर्शिया का नाम दिया। तो रेजिस्टेंस टू द चेंज, किस चीज की चेंज की हम बात कर रहे हैं? काइनेमैटिक्स में हमने पढ़ा था कि हम रेस्ट पर होते हैं तो हम मोशन में आ सकते हैं, हम मोशन में होते हैं तो हम रेस्ट पर आ सकते हैं। तो रेजिस्टेंस टू दी चेंज ऑफ स्टेट। अब ये चेंज ऑफ स्टेट कैसे भी हो सकता है? रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट, या फिर चेंज इन डायरेक्शन ऑल्सो। तो ये बात आ गई हमारे इनर्शिया की। फिर हमारे पास क्या हुआ कि न्यूटन आए, न्यूटन ने इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ा, दोनों चीजों को पढ़ा। उन्होंने देखा कि यार जरूर एरिस्टोटल ने कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ी करी है। तो उसने ये बोला कि भाई आपको, अगर आपके पास कोई एक पर्टिकुलर बॉडी है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ अंडरलाइन करा हुआ है, आपके पास एक पर्टिकुलर बॉडी है ना,
वो एक पर्टिकुलर स्टेट को मेंटेन करे हुए है, मान लो वो रेस्ट को मेंटेन करे हुए है, तो वो मोशन में नहीं जाएगी अनटिल अनलेस यू आर अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट, वो कभी नहीं जाने वाली सर, है ना। और अगर वो पहले से ही मोशन में है तो वो कभी रेस्ट पर नहीं आने वाली अनटिल एंड अनलेस यू आर अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन दैट। ये बात समझे, मतलब उसने कहा कि भारी कोई अगर फोर्स लगाओगे तुम, जो बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, तभी हमारे बॉडी का जो इनर्शिया है वो चेंज हो सकता है, अदरवाइज वो चेंज नहीं होने वाला। तभी वो रेस्ट से मोशन में आ सकती है और मोशन से रेस्ट में आ सकती है। ये बात क्लियर। तो उसने एक बात यहाँ पर बोली, ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट एवरी बॉडी कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द यूनिफॉर्म मोशन until and unless compelled by some external force which is acting on it। ये बात क्लियर। यहाँ पर उसने सिंपल वर्ड्स में क्या बोला कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी भी बॉडी पर नहीं लग रही तो उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, 0 होगा। और यही हमारे पास आ जाता है हमारा सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पर से क्वेश्चन बन सकता है कि अगर किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल, नेट एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, नेट एक्सटर्नल, तो यहाँ पर इसने बोला कि अगर किसी एक पर्टिकुलर बॉडी पर कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो उस बॉडी का नेट एक्सेलरेशन भी हमारा 0 होने वाला है। ये बात क्लियर। और एक्सेलरेशन एग्जिस्ट सिर्फ तभी करेगा जब भारी तौर से कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रही होगी। अब यहाँ पर ना मैं एक वर्ड का यूज कर रहा हूँ बहुत ही ज्यादा, नेट एक्सटर्नल फोर्स। ये नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होती है ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर बॉडी है, मान लो ये हमारे पास एक बॉडी है, अब इसके ऊपर कई सारी फोर्सेस लग सकती है, मान लो ये F1 लग रही है, ये F2 लग रही है। अब अगर मैं यहाँ पर ये बोल दूं कि F1 साहब F2 के बराबर है, तो हम ये बोल सकते हैं ये वाली फोर्स इस वाली फोर्स को क्या कर देगी, कैंसिल ऑफ कर देगी। दैट इज यहाँ पर कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं है, ये फोर्सेस लग रही है यहाँ पर, लेकिन ये बैलेंस्ड फोर्सेस है क्योंकि F1 F2 के बराबर है, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। वहीं पर अगर मैं बोल दूं कि अगर भाई F2 F1 से बड़ा हो जाता है तो इस केस के अंदर F2 डोमिनेट कर जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा बॉक्स होगा वो पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। पीछे की तरफ जाना शुरू हो गया, क्यों शुरू हुआ, क्योंकि इस बॉक्स पे एक नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। जब हमने सभी फोर्सेस को जोड़ जोड़ कर देखा तो हमने ये देखा कि कोई ना कोई एक ऐसी फोर्स थी जो डोमिनेट कर गई, उसका एक पर्टिकुलर हिस्सा डोमिनेट कर गया, कुछ हिस्सा कैंसिल आउट हो गया लेकिन कुछ हिस्सा पर्टिकुलरली डोमिनेट कर गया, तो वो एज एन नेट एक्सटर्नल फोर्स की तरह एक्ट करेगा और आपकी बॉडी को एक्सेलरेट करेगा। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कैंसिल ईच अदर, कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो वो अपनी जगह पर रहेगा जिस स्थिति में वो था, उसका नेट एक्सेलरेशन 0 रहेगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी बॉडी का नेट एक्सेलरेशन 0 है तो वो हमेशा ही रेस्ट पर होगी? नहीं सर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो वैक्यूम है, स्पेस के अंदर कोई एक पर्टिकुलर बॉडी है, वो कंप्लीटली मोशन के अंदर है और उस पर बैलेंस फोर्सेस लग रही हैं, दैट इज उस पर कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, तो वो अपने इनर्शिया ऑफ मोशन को मेंटेन रखेगा, वो हमेशा ही मोशन में रहेगा। अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि नेट एक्सटर्नल फोर्स का 0 होने का मतलब ये नहीं है कि बॉडी हमेशा ही रेस्ट पर रहने वाली है, क्या पता वो मोशन में रहे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, यहीं पर आधे बच्चे मिस आउट कर जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा हो गया पहला लॉ। अब इसके अंतर्गत मैंने यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ थोड़ा सा और रंगीन कर रखा है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है फ्रॉम द फर्स्ट लॉ वी कंक्लूडेड दैट, इस वाली लाइन पर आप जरा थोड़ा सा ध्यान देंगे। फ्रॉम द फर्स्ट लॉ, इसे नोट डाउन भी कर लेना अगर कर सकते हो, अदरवाइज अंडरलाइन कर लेना। फ्रॉम द फर्स्ट लॉ इट इज कंक्लूडेड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर इक्वल टू डब्ल्यू। यहां पर एक बात हो रही है कि एक बॉक्स को ना मैंने क्या करा, जमीन पर रख दिया, तो इस केस के अंदर क्या हुआ, वेट फोर्स नीचे लग रही है और रिएक्शन फोर्स कहाँ लग रही है, ऊपर लग रही है। तो ये केस की सिनेरियो की ये बात कर रहा है, इस रेड लाइन का मतलब सिर्फ इतना है, ठीक है, कि यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है, आर रिएक्शन फोर्स किसके बराबर हो रही है, हमारे वेट फोर्स के बराबर हो रही है। ये दोनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। एक स्टेटमेंट हमेशा पूछी जाती है, आप लोग ध्यान में रखना, कभी ना कभी एनटीए यहाँ पर से क्वेश्चन बनाकर जरूर देगा। यही वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है जो आपके पास आ जाते हैं, फिर आप उनका जवाब नहीं दे पाते। स्टेटमेंट हमसे क्या बोली जा रही है, द स्टेटमेंट ऑफन एनकाउंटर्ड इज दैट सिंस W इज इक्वल टू आर, क्योंकि
वेट फोर्स रिएक्शन फोर्स के बराबर है, तो दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो हमारी बुक है या फिर हमारा जो बॉक्स है वो रेस्ट पर है। लेकिन ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ही गलत हो जाती है। फोर्स बैलेंस होने का मतलब ये नहीं है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर रहे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि भैया स्पेस के अंदर मान लो कोई एक पर्टिकुलर एस्ट्रॉयड मीटरॉयड एवं ही पड़ा हुआ है अपनी जगह पर, एक पत्थर पड़ा हुआ है, हल्का 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 मूव कर रहा है, उसके ऊपर कितनी भी फोर्सेस लग रही हो, अगर वो फोर्सेस बैलेंस नेचर में है, दैट इज नेट एक्सटर्नल फोर्स आपकी जीरो है, तो वो मोशन में रह सकता है, वो इनर्शिया ऑफ मोशन को मेंटेन रखेगा। ये सबसे पहली चीज है जो हमें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट हमारी कतई गलत हो जाती है कि R इज इक्वल टू W का मतलब है कि जो हमारा बॉक्स है वो क्या है, रेस्ट पर रहे। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, इट इज इनकरेक्ट रीजनिंग ओवर हियर। लेकिन फिर मैंने नीचे क्या लिख रखा है, या एनसीईआरटी ने नीचे लिख रखा है कि जो करेक्ट रीजनिंग है वो क्या होती है कि क्योंकि जो हमारी बुक है वो रेस्ट में हमें ऑब्जर्व हो रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। तो प्लीज आप इस चीज को नोट डाउन कर लेना। नेट एक्सटर्नल फोर्स का जीरो होने का मतलब ये नहीं है कि हमारी बॉडी रेस्ट पर रहे, वो इनर्शिया ऑफ मोशन को मेंटेन रख सकती है। लेकिन अगर हमारी बॉडी रेस्ट पर है तो ये हमें ध्यान में रखना है कि भैया वहां पर जो फोर्सेस होंगी वो बैलेंस्ड नेचर की होंगी, ठीक है, वहां पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई। इज दैट क्लियर टू ऑल? अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कुछ और केसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं मैंने, ठीक है, जैसे व्हेन द कार मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, जब कार कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है तो हमारे को पता है उसका मतलब क्या है, हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो है, आया ना। अब एक्सेलरेशन जीरो है तो कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी के ऊपर काम ही नहीं कर रही। अब इस केस के अंदर तो कार मूव कर रही है ना, वो अपने इनर्शिया ऑफ मोशन को मेंटेन करे हुए है। नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो क्यों हुई, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन इसके ऊपर कितना है, जीरो है। ये बात क्लियर? तो प्लीज इन छोटी छोटी चीजों को यहाँ पर नोट डाउन कर लेना। यहाँ पर मैंने कुछ और केसेस लिख रखे हैं, ये आप लोग खुद ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये खुद ही आपको पढ़ना है, खुद ही डिसाइफर करना है। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट सेक्शन में लिख कर देना है, डाउट वहीं पर सॉल्व होगा सर। अब यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हें याद होगा जिस बुक को तुम बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो, जैसे एच.सी. वर्मा काइंड ऑफ लाइक बुक है, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारी प्यारी प्यारी बुकें हैं जो हमारे लिए बनी है, उन सब बुकों के अंदर यहीं पर से हमारे कुछ क्वेश्चन डिराइव्ड हुए हुए हैं। कई सारे तो इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो डायरेक्टली यहाँ पर से ही क्वेश्चन डिराइव करके अपने मॉड्यूल बनाए हैं। ये बात क्लियर है? तो हम स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि भाई एक एस्ट्रोनॉट है और वो एक्सीडेंटली अपनी स्मॉल सी स्पेसशिप से क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। क्वेश्चन अभी हम करेंगे, ठीक है, और भी जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं वो सब हम करेंगे, लेकिन पहले समझ लो यहाँ पर क्या हो रहा है। आपके पास एक सैटेलाइट है, उसमें एक एस्ट्रोनॉट था, सैटेलाइट मूव कर रही थी फॉर ऑब्वियस रीजंस। यह ध्यान में हमें रखना है कि सैटेलाइट हमारे पास इस वक्त सोर्स की तरह काम करेगी। मैं आपको बता देता हूँ, एन एस्ट्रोनॉट accidentally get separated out of the small spaceship accelerating in interstellar space at a constant rate of 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो बेसिक सी स्पेसशिप जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एक्सेलरेट कर रही थी। ये एक्सेलरेट क्यों करेगी, क्योंकि इसके पास थ्रस्टर्स पड़े हैं, थ्रस्टर पड़े हैं तो वो एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, इसलिए एक्सेलरेट कर रही थी। अब जो हमारा एस्ट्रोनॉट था वो इसी के अंदर बैठा हुआ था, तो फॉर ऑब्वियस रीजन वो फोर्स उसके ऊपर भी लग रही थी। अब हुआ क्या, अचानक से वो एस्ट्रोनॉट सेपरेट हो गया। तो ये लोग हमसे पूछ रहे हैं जैसे ही वो सेपरेट हुआ तो क्या उसके ऊपर कोई फोर्स लग रही है, नहीं लग रही, या वो एक्सेलरेट करेगा या नहीं करेगा? आंसर है नहीं करेगा। क्यों? देखो, जैसे ही वो बॉडी मतलब एस्ट्रोनॉट हमारी मेन बॉडी से सेपरेट हुई तो ये समझ लो कि जो फोर्स लग रही थी, कंटिन्यूस फोर्स की जो सप्लाई हो रही थी, अब वो इसको नहीं होने वाली। तो तुम कहोगे तो सर फिर ये मूव क्यों कर रहा है? ये मूव इसलिए करेगा क्योंकि यहाँ पर से ये इनर्शिया ऑफ मोशन गेन कर चुका है, ये मोशन में आ चुका है। तो जिस पॉइंट पर ये एस्ट्रोनॉट छूटेगा उस पॉइंट पर जो ये वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी ये गेन कर चुका होगा उसी वेलोसिटी से आगे जाता रहेगा। ये बात आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है कि देर इज नो ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ द नियर बाय एनी प्लेनेट और एनी स्टार और इवन इन बिटवीन द सैटेलाइट एंड द एस्ट्रोनॉट ऑल्सो। ये भी ध्यान में आपको रखना है। इज दैट क्लियर? तो एस्ट्रोनॉट जब यहाँ पर जस्ट डी अटैच होगा
तो उसके ऊपर पहली बात है फोर्स लगनी बंद हो जाएगी, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, जितनी वेलोसिटी वो गेन कर चुका है सिर्फ उतनी वेलोसिटी वो अपने पास रखेगा और आगे की तरफ मूव करता रहेगा। यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब न्यूटन का सेकंड लॉ है, तो न्यूटन के सेकंड लॉ को करने से पहले पहले हम फर्स्ट लॉ के यहाँ पर थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट लॉ खत्म हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, एन एथलीट डज नॉट कम टू रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर क्रॉसिंग द विनिंग लाइन ड्यू टू। भाई एक एथलीट है, तुम भाग रहे हो, पार्क वार्क के अंदर तो भागते होंगे, तो एकदम से रुक जाते हो क्या? नहीं, नहीं रुकते ना। क्यों नहीं रुकते? भाग रहे तो थोड़ी देर तक तुम भागते ही रहते हो, तुम धीरे 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 स्लो होते हो। अगर एकदम से रुकने की कोशिश करोगे तो घुटने तुड़वा लोगे, पैर तुड़वा लोगे, ये बात पक्की है कि नहीं? हाँ या ना? अच्छा, तो ये यही कह रहा है कि जो हमारे पास एक एथलीट होता है वो बिल्कुल इमीडिएटली रेस्ट पर नहीं आता आफ्टर क्रॉसिंग द विनिंग लाइन। क्यों ऐसा है? भाई हमारे को पता है कि उसने एक स्टेट ऑफ मोशन मेंटेन कर रखा है। ध्यान से समझ लेना, हर एक बच्चे को मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? अपना आंसर तुमने लिख लिया है, अच्छी बात है। अब मैं यहाँ पर टिक करवाऊंगा, आंसर को वेरीफाई करना। तो बच हुआ क्या, जो एथलीट है उसने इनर्शिया ऑफ मोशन, मतलब मोशन को उसने क्या कर रखा है, अपने अंदर ग्रहण कर रखा है। ये बात आप समझ रहे हो? तो अब आप ये मानो कि भाई हमारा जो एथलीट है उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रही, वो भागे जा रहा है, दौड़े जा रहा है। हाँ या ना? अब जब वो फिनिश लाइन को पार कर लेता है, यहाँ से फिनिश लाइन पार हुई, जैसे ही वो फिनिश लाइन को पार कर लेता है उसके पास ये वेलोसिटी रहती ही है। अब ये पार क्यों, अब ये वेलोसिटी यहाँ पर क्यों रह रही है? क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन उसके ऊपर लगे जा रहा है, वो जिस स्टेट में था वो उसी स्टेट में रहेगा। तो सवाल ये आता है कि फिर वो रुका कैसे? भैया वो रुका ऐसे कि फ्रिक्शन है कि नहीं? फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम करेगी नहीं करेगी? तो वो रुकने की कोशिश किसकी मदद से कर रहा है? फ्रिक्शन की फोर्स से। तो ये जो एक्सटर्नल फ्रिक्शनल फोर्स है ये धीरे 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 हमारे एथलीट को स्लो डाउन करने में मदद करेगी। लेकिन मान लो कभी फ्रिक्शन ना होता और यहाँ पर ये जो फिनिश लाइन है, मैं यहाँ फिनिश लाइन से आगे फ्रिक्शनलेस सरफेस बना देता, तो जिस वेलोसिटी से वो इस सरफेस के अंदर एंटर करता उसी वेलोसिटी से वो अनंत तक चलता रहता। मतलब वो मोशन ग्रहण कर चुका है, मोशन गेन कर चुका है, तो वो उसी मोशन से आगे बढ़ता रहता, उसी वेलोसिटी से आगे बढ़ता रहता, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर नहीं लग रही। तो वो इमीडिएटली रेस्ट पर क्यों नहीं आता? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, रेजिस्टेंस टू चेंज। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज एप्लीकेबल इन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा, लेकिन ये किस में एप्लीकेबल होता है? अब आपको ध्यान में रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एप्लीकेबल होता है। नॉन इनर्शियल में ये एप्लीकेबल नहीं होता। नॉन इनर्शियल का मतलब होता है एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये एप्लीकेबल नहीं होता सर। ये भी प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं कि हाँ सर मैंने जितने आपने क्वेश्चन करा उनका सबसे पहले आंसर दिया। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट, जब एक ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो क्या वो रेस्ट पे रहेगा? ये वही बात हो गई कि भैया जब हमारे पास रिएक्शन वेट के बराबर था, ये वही बॉक्स वाली प्रॉब्लम है सर। जब रिएक्शन फोर्स वेट फोर्स के बराबर थी तो हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन फोर्स वेट फोर्स के बराबर है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है। मगर ये तो गलत स्टेटमेंट है ना? सही स्टेटमेंट क्या है? क्योंकि हमारा बॉक्स रेस्ट पर है इसलिए हम बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम अचीव्ड है। दैट इज हम ये बोल सकते हैं कि रिएक्शन विल बी इक्वल टू योर वेट इटसेल्फ। तो पहली इक्वेशन हमारी जो लगा रखी है कि इट मस्ट बी एट रेस्ट, यार ये तो बिल्कुल ही मुझे लग रहा है गलत बात हो गई, है कि नहीं? अब दूसरी इक्वेशन देखो, नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, कोई भी फोर्स उसके ऊपर एक्टिंग नहीं कर रही है। अरे भाई दो फोर्सेस एक्ट तो कर रही हैं, तो क्या है कोई फोर्स इस पर एक्ट नहीं कर रही? ये भी बात गलत हो गई। तीसरे पर आ जाओ, नेट एक्सेलरेशन जीरो है। तो अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट है, दैट इज बैलेंस फोर्स है, तो बैलेंस फोर्स का मतलब क्या हो जाता है? नेट एक्सटर्नल फोर्स का जीरो हो जाना, क्योंकि ये इक्वल एंड अपोजिट विल कैंसिल ईच अदर। और क्योंकि कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती तो न्यूटन के हिसाब से कोई भी एक्सेलरेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट हो गई। यहाँ तक ये बात क्लियर भाई सबको? ये क्लियर ही होगा वैसे। चलो अब हम नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg स्लाइडिंग with a constant velocity on a frictionless horizontal table. The force required to keep the body moving with the
सेम वेलोसिटी इज, कह रहा है कि भाई देखो एक बॉक्स है काइंड ऑफ लाइक, वो किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से भाग रहा है, कोई एक कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, वो उससे भागे जा रहा है ना। हमें नहीं पता वो कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी है, लेकिन वो उसी से भाग रहा है। हम चाहते हैं कि वो उसी से भागता रहे। रिक्वायरमेंट ये है कि वो फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर भागे, उसी वेलोसिटी से भागे लेकिन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर भागे। तो मैं कितनी फोर्स लगाऊंगा यहाँ पर सर? पहली बात, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई भी अपोजिंग फोर्स नहीं है, कोई भी अपोजिंग फोर्स नहीं है तो तुम्हें फोर्स लगाने की क्या जरूरत? फोर्स तो हम तभी लगाएंगे ना इसके मोशन में, ताकि मोशन मेंटेन हो सके, ताकि वो अपोजिंग फोर्स को क्या कर सके, दरकिनार कर सके, खत्म कर सके, बैलेंस फोर्स सिस्टम बन सके। कि भाई मान लो यहाँ पर फ्रिक्शन काम कर रही है तो तुमने आप अपनी फोर्स आगे की तरफ लगा दी, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस विल कैंसिल ईच अदर, हेंसफोर्थ वी कैन से दैट कि यहाँ पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगी और नेट एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन जीरो का मतलब ही होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना। तो यहाँ पर जब कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लग रही तो मुझे फोर्स लगाने की क्या जरूरत? अगर मैंने फोर्स लगाई तो अनबैलेंस फोर्स का सिस्टम बन जाएगा, तो ये सिस्टम एक्सेलरेट कर जाएगा। तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा? 0 न्यूटन का आंसर होना चाहिए।